सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एज ऑफ एडोलेसेंस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सेकंड टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनल हाइजीन फॉर एडोलेसेंट्स, एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा ड्रग एब्यूज एंड एड्स। ओके, पार्ट 1 में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ साथ हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था, लाइक एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो इसे जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। तो हमने ह्यूमन के एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या होता है? ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये ऐसा सिस्टम है ह्यूमंस में जिसमें कि कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, और उन स्पेशल ऑर्गन्स के पास ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड से पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, स्पेशल केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो हम लोग अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक हमें कभी डर लग रहा है, कभी खुशी हो रही है, कभी एक्साइटमेंट हो रही है, कभी एम्बैरेस फील कर रहे हैं हम लोग, कभी और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उन सभी को वो कंट्रोल करते हैं, यानी उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हम वो इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, और वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक जगहों पे होते हैं, तो हम लोग पहले उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लैंड है, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन के बेस में होता है। और वो कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है? तो वो TSH एंड GH हार्मोन सेक्रेट करता है। ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी और ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रेन से नीचे, हम लोग थ्रोट रीजन में आते हैं। तो थ्रोट रीजन में यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारे थ्रोट के बेस पर, ठीक है, बीच में। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरोक्सिन। उसके बाद उसके नीचे आते हैं, तो उसके नीचे आपको मिलेगा एड्रेनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के पास होते हैं, यानी किडनी के, ये जो देख रहे हैं ये किडनी हो गई, ये किडनी के ऊपर होते हैं। और ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन जिसे कह सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, हम लोग आते हैं, ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास से निकलता है, ये जो पैनक्रियास है ये लीवर के पास होता है। और इसका कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, जिसकी कमी से डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, जो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद अगर मेल की बॉडी है तो मेल में होंगे आपके टेस्टिस, ठीक है, और लोकेशन मेल जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे कंट्रोल होते हैं। और उसके बाद होता है, अगर फीमेल की बॉडी है तो उसमें होंगे ओवरीज, ठीक है, और उनका लोकेशन होगा पेल्विक रीजन में, यानी कि ये वाला रीजन जो होता है। और हार्मोन कौन सा सीक्रेट करते हैं? वो ईस्ट्रोजन। तो ये ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, तो इनका क्या क्या फंक्शन है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना है तो आप जाइए, चैप्टर के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आती हैं। वो फिजिकल चेंजेस क्या होती है? अगर आप बिल्कुल क्लियरली देखो कि एक बच्चा जब वो 10 साल से 15 साल की एज तक आता है, वैसे तो 10 साल से WHO के मुताबिक जो एडोलेसेंट की एज होती है वो 10 to 19 ईयर की होती है ना, 10 से लेकर के 19 ईयर। तो जो भी एज है, तो जब बच्चा 10 साल से ऊपर जाता है तो उसके अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। वो फिजिकल चेंजेस चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, यानी चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल हो, तो उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस कॉमन होते हैं। लाइक उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो डेवलप करेंगे, ठीक है, तेजी से डेवलप करेंगे। और अगर फीमेल होगी तो उसके ब्रेस्ट वो डेवलप करेंगे। और जो मेल और फीमेल है तो उनकी हाइट डेवलप करेगी, अचानक से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेट भी उनका डेवलप करेगा। उसके बाद चेंज इन बॉडी शेप, यानी उनकी बॉडी की शेप में चेंजेस आएंगे। जो मेल होंगे यानी बॉयज़ होंगे, उनके शोल्डर काफ़ी ब्रॉड हो जाएंगे, और जो फीमेल होंगे उनके हिप वगैरह काफ़ी ब्रॉड हो जाएंगे। उसके बाद बॉडी हेयर, काफ़ी सारे, मतलब मेल और फीमेल में दोनों बॉडी हेयर निकलते हैं। और बॉय है तो उनकी चेस्ट पे भी निकल आते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे बॉडी हेयर डेवलप होते हैं। उसके साथ साथ चेंज इन वॉइस, यानी कि वॉइस में भी चेंजिंग आती है। वॉइस की जो वॉइस होती है वो काफ़ी क्रेक हो जाती है, नहीं ब्रेक या क्रेक जिसे हम कह सकते हैं, वो हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉइस की वॉइस होती है वो क्यों होती है? तो जो लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स, वो इंक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी वॉइस वो क्रैक हो जाती है। और जो वो इंक्रीज करता है तो वो हमारे सामने, मतलब एक बॉय के आपके उसके गले पे आप देख सकते हो, उसका जो वॉइस बॉक्स है वो आपको दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं एडम सेप्पल, है ना, एडम सेप्पल जो निकल जाती है बाल।
तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने उस टाइम आपसे पूछा नहीं था कि वो एडम्स एप्पल उसको कहा क्यों जाता है, यानी उसका नाम एडम्स एप्पल रखा किसने, क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में आप वैसे सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम एडम्स एप्पल इस वजह से रखा गया है कि जैसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनका बिलीव है, वो लोग यकीन रखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे पहले इंसान आए थे इस दुनिया में, उनका नाम था आदम। ठीक है, तो उनको जन्नत में रखा गया था, पैराडाइज में रखा गया था। तो उनको कहा गया था कि भाई आप सारा काम के मतलब उस जन्नत से सारे फल वगैरह खाइएगा, बट एक जो फल था, वो जो फॉरबिडन फ्रूट जिसे हम कह सकते हैं, वो एप्पल यहाँ पे कहा गया है, तो उसको आप नहीं खाना है। तो उन्होंने उसको खा लिया था। ठीक है, और डेविल के बहकाने पे तो उन्होंने उसको खा लिया, तो वो जो है उनके जाके गले में अटक गया था, उनके थ्रोट रीजन में अटक गया था, तो जिसकी वजह से वो एप्पल ही था जो कि उनके गले में अटक गया था। और वही चीज जो है वो आज तक हर बॉय के दिखती है। ठीक है, इस वजह से हमने उसका नाम एडम्स एप्पल रखा। तो ये एक नाम रखा गया है। एनीवे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ऑयल ग्लैंड्स की, जो बॉयज एंड गर्ल्स होती है, इनकी जो स्वेट ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से काफी पसीना आता है। और उस पसीने को रोकने का जरिए ये कि आप डेली बात करें। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कल का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन उनके जहन में आते हैं, बट वो कभी पूछते नहीं। सबसे पहली बात ये है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बीमारी है? तो इसका आंसर है नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बीमारी नहीं है। ये एक नेचुरली एक साइकिल है जो कि एक फीमेल बॉडी में होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम बोलते हैं। दूसरी बात, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉयज में भी होती है? तो नहीं, बॉयज में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम बोल सकते हैं वो नहीं होती। तीसरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? तो इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, कि ये क्यों होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक गर्ल ही को क्यों होती है। उसके बाद, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कर्स है? कि बहुत सारे लोगों का जहन में ये बात आ जाती है कि भाई ये शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के लिए कर्स है, उनके लिए बद्दुआ की टाइप की उनके ऊपर थोप दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो आप इस टाइप की कुछ भी बात मत अपने जहन में रखिएगा कि ये कर्स है, ये कुछ भी है। उसके बाद कि जो एक गर्ल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन आते हैं उसको। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद हो जाती है। ठीक है, यानी 45 टू 50 ईयर के बीच में जब एक वुमेन जो है उसके मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे जहनों में आते हैं और हम इनका जवाब भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं आपको यहाँ पे एक कहानी की तरह बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज में उसको देखेंगे। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन है पूरा। ठीक है, अब उसमें आप थोड़ा गौर से देखिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जब कोई भी फीमेल बेबी जब वो अपनी मॉम के यूट्रस में होती है, ठीक है, वॉर्म में होती है, तो उसी वक्त ही उसके यूट्रस में, है ना, उसके जो ओवरीज होती हैं, उनमें ओवरीज में जब वो प्रेगनेंसी के 11th to 12th वीक में वहां पे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये उसकी ओवरीज है। ठीक है, यहाँ पे फॉलिकल्स यानी जिसे हम बोल सकते हैं ओवम, जिसे हम बोल सकते हैं ना, ओवरीज में वहां पे यहाँ पे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब उनकी बर्थ होती है, तो जब वो बर्थ लेती हैं, तो उस वक्त जो फॉलिकल्स होते हैं, है ना, देखिए ये फॉलिकल्स, आपने ओवम का नाम सुना होगा, तो ये ओवम होते हैं ना, ये ओवम मतलब पहले फॉलिकल्स ही होते हैं। जब ये यहाँ पे होते हैं ना यूट्रस पे, ये यूट्रस है, ये सॉरी यूट्रस नहीं, ओवरीज, ये ओवरीज है। ठीक है, ये दो ओवरीज हैं, फीमेल में होती है ना ओवरीज, हमने पढ़ा भी था। तो ये ओवरीज में फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ये ही बाद में ओवम बनते हैं। ठीक है, तो वही जो फॉलिकल्स होते हैं, जब फीमेल बेबी जन्म ले लेती है, जब वो बर्थ हो जाती है, तो उसके यहाँ पे दोनों ओवरीज में 60 to 80,000 यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम उनको फॉलिकल्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो फॉलिकल्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर गौर करें तो इसमें से एक फॉलिकल जो है वो बहुत सारे फॉलिकल्स निकल करके
एक उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है जो निकल करके यहाँ पे आता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में आता है। अगर यहाँ पे उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो यहाँ से फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज हो गया तो कोई बात नहीं, वो प्रेगनेंसी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे मर जाता है, ठीक है। ये जो फॉलिकल है जैसे आप देख रहे हैं, ये एक सेकेंडरी यूसाइट जिसे हम बोल सकते हैं, ये सेकेंडरी यूसाइट है। ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे अगर इसको स्पर्म मिल गया तो कोई बात नहीं, ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पे जो है डिजेनरेट हो जाता है आफ्टर 24 आवर। अब डिजेनरेट हो गया तो अब डिजेनरेट होकर के मतलब वो वहां पे मर गया, ठीक है। एक ओवम जो है वो यहाँ पे आकर के मर गया, मतलब वो एक सेल ही थी तो वो मर गई, तो वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कैसे आई कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई कैसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन हुए हैं, जो ब्लड आता है तो ये आया कैसे, ये मतलब आता कहाँ से, तो ये इसमें वो आता है, ये यूट्रस से आता है, ठीक है। ये यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस से आता है। और वो क्यों आता है तो देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये ओवरीज है, ओवरीज से यहाँ से निकला एक ओवम निकला, ठीक है। ओवम निकला, वो यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो डिजेनरेट हो गया। अगर उसको यहाँ पे स्पर्म मिल जाता है तो मिलने के बाद वो फर्टिलाइज करेगा उससे और प्रेगनेंसी होगी और वो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर नहीं मिला उसको तो वो डिजेनरेट हो गया। अब यहाँ पे यूट्रस का क्या है, यूट्रस क्या करता है, वो है ना अपने आप को तैयार करता है। यूट्रस अपने अंदर लेयर्स बनाते हैं, बहुत सारे लेयर्स, 3 तरह के लेयर होती है, वो हम लोग हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूट्रस अपने आप को तैयार करता है उस प्रेगनेंसी के लिए कि भाई जो वहाँ से, जो यहाँ से ओवम और जो जाइगोट आ रहा है वो आएगा यूट्रस में आएगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे यूट्रस में वो नहीं पहुँचता है, ठीक है, जब वो यहाँ पे ओवम जो है वो यहाँ से यहाँ तक वो जाइगोट नहीं पहुँच पाता है तो यूट्रस क्या करता है, बाद में यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो उसकी लेयर्स होती हैं, जो उसकी लाइनिंग्स होती हैं, वही लाइनिंग जो है वो एज अ मेंस्ट्रुएशन बाहर निकल आती है, ठीक है। और वही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, इसको ना हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। जो बात मैंने आपको बताई आपको थोड़ी सी अभी आपके दिमाग से बाहर निकल रही होगी, मैंने क्या क्या बातें बता दी। हम लोग चलिए इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर ओवा अलोंग विद एसोसिएटेड चेंजेस इन द ओवरीज एंड यूटेरस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जो ऐसी साइकिल है जिसमें कि मैच्योर ओवा यानी कि एक ओवम जो है ना यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये ओवरीज हैं, दो ओवरीज हैं, अब वो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। एक मैच्योर ओवा निकलता है और मैच्योर ओवा तो निकलेगा, साथ साथ जो यूट्रस है ना, यूट्रस ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग आती है कि ये भी अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। किस चीज के लिए तैयार कर रहा है, तो वो इस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि अगर ये बाई चांस ये ओवम जो है जब ये अगर फर्टिलाइज होकर के आया है तो वो एक एज अ जाइगोट आएगा। जाइगोट का मतलब ये है कि वो एक बेबी की तरह आएगा, तो उसको बहुत सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए जो ये यूट्रस है वो अपने आप को तैयार करके रखता है, ठीक है। तो ऐसी साइकिल है जिसमें आपको बता रहे हैं ना, द साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर ओवा, यानी कि जिसमें मैच्योर ओवा निकलेगा along with associated changes in the ovaries, यानी ओवरीज में भी बहुत सारी चेंजेस होगी और साथ साथ यूट्रस में चेंजेस होगी, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल मींस मंथ इन लैटिन। द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट्स दैट द गर्ल हैज नाउ रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू हैव अ बेबी। तो अगर किसी भी गर्ल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उसको अब वो इस लायक हो चुकी है, उसको इसके अंदर इतनी एबिलिटी आ चुकी है कि वो एक बेबी को जन्म दे सकती है, ओके। चलिए, द फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट अ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू रिलीज अ मैच्योर ओवा। तो पहला क्या बताया इन्होंने कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो ना एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है एलएच हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से क्या होता है कि ओवरीज जो हैं, वो ओवरीज एक मैच्योर ओवम को रिलीज करती है। अच्छा, यहाँ पे मैच्योर ओवम क्यों कहा गया, तो मैच्योर ओवम इस वजह से कहा गया क्योंकि भाई जो हमारी ओवरीज हैं उसमें बहुत सारे 60,000 के करीब, 60 to 80,000 के करीब बहुत सारी फॉलिकल्स हैं। तो वो फॉलिकल्स बहुत सारी निकलते हैं, तो उनमें से एक ही, देख रहे हैं ना 3 यहाँ पे निकले हुए, तो उनमें से सिर्फ एक ही जो है वो डोमिनेंट होता है और डोमिनेंट होकर के बाहर निकलता है, ठीक है।
वो रिलीज होता है, और वो रिलीज किसकी वजह से हो रहा है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, यानी कि LH की वजह से, ठीक है। द टू ओवरीज टेक टर्न्स टू प्रोड्यूस एन एग और ओवम, प्लूरल ओवा, एंड वन ओवम इज रिलीज्ड एवरी 28 डेज। हर 28 डेज को, यानी हर 28वें दिन एक ओवम जो है वो रिलीज होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अ मैच्योर ओवम बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि जिसमें जो है ये एक ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है, एक जो मैच्योर ओवम है, जो डोमिनेंट ओवम है, जो कि रिलीज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। सबसे पहले ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, द ओवरी रिलीज टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, व्हिच चेंजेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। अब क्या होगा, यहाँ से तो ओवम निकल गया, अब हम आते हैं यूट्रस के पास, ठीक है। यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में दो हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उससे जो यूट्रस की दीवारें हैं, जो यूट्रस की जो पूरी दीवार है, वहां पे चेंजेस आएगी। चेंजेस क्या होगी कि वहां पे लेयर्स होंगी, लेयर्स बढ़ेंगी, यानी लेयर्स बनेंगी, ठीक है। एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, यानी वो लाइनिंग जो लेयर्स होती हैं वो किस वजह से होती है, ताकि वहां पे पॉसिबल प्रेगनेंसी, जो ओवम यहाँ से निकला है वो यहाँ पे अगर उसको स्पर्म मिल जाता है वो उससे फर्टिलाइज कर जाएगा, फर्टिलाइज करने के बाद वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जब वो ओवरीज यूट्रस में आएगा तो वहां पे आराम से प्रेगनेंसी हो सके, ठीक है। प्रेगनेंसी तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वहाँ है कि वहाँ पे उसको जितनी भी जाइगोट को बढ़ने के लिए उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए उसको बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो वो उसको यहाँ पे मिल सके, ओके। अब देखिए अब क्या होगा, द ओवम देन बिगिंस इट जर्नी डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब। अभी देखिए क्या क्या हुआ था, ये जो ओवरी थी, ओवरी से एक मेच्योर ओवा निकला था, ठीक है। मेच्योर ओवा निकलने के बाद वो मेच्योर ओवा निकला, इधर से ओवरी ने मेच्योर ओवा निकाला, ओवम निकाला, ठीक है। और यहाँ से यूट्रस ने अपनी लाइनिंग स्टार्ट की, यानी यूट्रस ने जो है बहुत सारी लेयर्स बनानी स्टार्ट कर दी इसकी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मेच्योर ओवा था वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अब फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या चीज है, ये फैलोपियन ट्यूब में, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्यूब की तरह। इसी तरीके से इस पे भी देखिए आप, यहाँ पे ये भी आपकी ये इस वाली एक ओवरी की फैलोपियन ट्यूब है जो कि यूट्रस से यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, और इस तरीके से इसकी भी है। अब जो मेच्योर ओवा निकला था वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में देखिए क्या होता है, इन केस द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, जो ओवम निकला था अगर यहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, अगर यहाँ पे स्पर्म उसको नहीं मिला ओवम को, मतलब ये है कि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, इट डाइज, तो वो क्या होगा, मर जाएगा, एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग एंड द हार्मोन लेवल्स ड्रॉप। और उसके बाद जो वो डिसइंटीग्रेट होने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो बिखर जाएगा, या जिसे कह सकते हैं वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो हार्मोन का लेवल, जो हार्मोन था जिसकी वजह से, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जिसकी वजह से जो ये वाली यूट्रस है उसकी लेयर्स थी जो बनी हुई थी अभी तक के, मतलब जो यूट्रस ने अपना आप को तैयार किया हुआ था एक प्रेगनेंसी के लिए, वो तैयार था कि भाई पूरा यूट्रस तैयार था कि अगर एक जाइगोट आता है तो हम उसको आराम से सब कुछ अपना प्रोवाइड करेंगे। तो वो किसकी वजह से यूट्रस तैयार था, किस हार्मोन की वजह से अभी तक के लेयर जो थी वो ब्रेक नहीं हुई थी, टूटी नहीं थी, वो हार्मोन था प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब वो क्या होगा, जब उसको यहाँ पे दिखा, जब उसको यहाँ पे ओवम को स्पर्म नहीं मिला, तो हार्मोन को यहाँ पे यूट्रस को मैसेज मिलेगा कि भाई वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हार्मोन का जो लेवल है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत हाई था, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी लेयर्स, यूट्रस की लेयर्स वो ब्रेक नहीं हो रही थी, तो वो उसका डाउन हो जाएगा, मतलब हार्मोन का लेवल जो है वो एकदम डाउन हो जाएगा। और जैसे ही वो डाउन होगा तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा जैसे ही, तो ये जो जितनी भी लेयर्स बनी थी, एक्स्ट्रा जो लेयर्स बनी थी, जो एक्स्ट्रा लाइनिंग बनी थी, वो सभी की सभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, टूट जाएंगी, और वो एज अ मेंस्ट्रुएशन, एज अ ब्लड वो बाहर निकल आएंगे सर्विक्स के थ्रू। ओके, समझ में आ गया। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड इज शेड, उसके बाद वो शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, अकॉम्पेनिड बाय अ लॉस ऑफ ब्लड, या और उसके साथ साथ जो है बहुत सारा ब्लड जो है वो, मतलब ब्लड के थ्रू, ब्लड की तरह वो जो है वो बाहर निकल आएंगे, उसकी सारी लेयर जो है वो टूट जाएंगे। दिस फेज विच यूजुअली लास्ट 4 to 6 days इज कॉल्ड द गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड और मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुएशन। इसी वजह से इस फेज को क्या बोलते हैं, गर्ल का एक मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुएशन। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सिंपल सी बात है, क्या बताया मैंने, इस पूरी इसको देख लेते हैं फिगर को। देखिए ये ओवरीज है, दो ओवरीज। अच्छा यहाँ से जो ओवरी से जो ओवम निकलेगा ना,
तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से निकल रहा है, सिर्फ इसी से, ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी निकल आए और इससे भी निकल आए। आपने सुना होगा ना ट्विंस के बारे में, जो ट्विंस होते हैं ना, तो उनकी एक वजह ये भी होती है कि ओवरीज जो है तो मतलब एक इधर से फर्टिलाइज हो गया, एक इधर से, तो वो अलग अलग आकर के जा करके यूट्रस में मतलब वो बेबीज बन जाते हैं, पूरे ट्विंस हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक ही ओवम होता है, जो जाइगोट होता है, वो बीच में से टूट जाता है किसी कारण, मतलब ब्रेक होकर के दो बन जाते हैं और उससे भी ट्विंस होते हैं। एनीवे वो बात की बातें हैं। तो बहरहाल मैं आपको क्या बता रही थी, ये जो ओवरीज है, ओवरीज से एक मेच्योर ओवा निकला, ठीक है, यहाँ से मेच्योर ओवा निकला, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। अभी सुन लीजिए, अभी यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है। अगर इसको स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। जो ओवा में जो निकला था वो यहाँ पे मर जाएगा। अब यहाँ पे मर गया, चलिए ये तो मर गई, यहाँ पे वो एक सेल थी, छोटी सी सेल एकदम, वो तो मर गई यहाँ पे, इसकी बात छोड़िए। अब यहाँ पे यूट्रस को देख लेते हैं, यूट्रस ने क्या किया था। जैसे अच्छा ये सारी जो चीजें हैं ना, यूट्रस अपना काम कर रहा है, ओवरीज अपने काम कर रही है, तो ये सारी चीजें जो है ये साथ साथ होती रहती है। ऐसा नहीं ये कभी हो रहा है कभी नहीं, एक साथ साथ ही होती रहती है। पूरी 28 दिन की जो साइकिल चलती है एक साथ साथ। तो अभी यूट्रस ने क्या किया था, यूट्रस ने जो है ना ये सोचा, मतलब यूट्रस के मान लीजिए यूट्रस एक आदमी है या कोई है, तो उसके पास ये मैसेज था, वो ऑलरेडी वो अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखता है, क्या कि वो अपनी एक्स्ट्रा लेयर्स बना के रखता है कि यदि यहाँ से जो मेच्योर ओवम निकला था, अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाए, वो हमारे यूट्रस में पहुंचेगा, वो फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद वो अगर इस यूट्रस में पहुंचेगा तो हम उसको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए यूट्रस अपने आप को तैयार करके रखता है, यानी बहुत सारी लेयर, एक्स्ट्रा लेयर्स उसमें बनी हुई रहती है। अब चूंकि यहाँ पे वो जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब वो खुद मर गए यहाँ पे, तो जो यूट्रस था, ठीक है, वो जैसे ही मरेगा तो उसके बाद क्या होगा, हार्मोन का लेवल एकदम ड्रॉप हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नीचे आ जाएगा। जैसे हार्मोन का लेवल ड्रॉप हुआ तो यूट्रस को मैसेज पहुंचा कि भाई हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो यूट्रस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितनी भी लेयर जो एक्स्ट्रा बनी हुई थी वो सभी के सभी शेड हो जाएंगी, और वो एज ए मेंस्ट्रुएशन, हम उसको वही बोलते हैं कि वो ब्लड की तरह, जो ब्लड की तरह वो बाहर निकल आती है। इसी को ही गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी मिथ की बात हो गई कि भाई ये कर्स है, ये सब चीजें, ये कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें क्या होती हैं कि एक साइकिल है जो कि नेचर की तरफ से दी हुई है एक गर्ल के लिए, ठीक है। और बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है जिनको ये रेगुलरली नहीं होती है। तो क्या होता है, आप खुद ही देखिए कि यदि अगर ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स बनी हुई है, ये अगर शेड नहीं हो, ये सारी की सारी यहाँ मतलब यूट्रस में अगर इसकी सफाई नहीं हो, ये यहीं रह जाए, अंदर ही रह जाए, तो ये तो सेल ही है ना, ये सेल ही ना, ये कितनी ज्यादा बीमारी करेंगे अंदर। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को सर्विक्स का कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को यूट्रस उनका बाहर निकालना पड़ता है। तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। और जो यूट्रस की जो लाइनिंग शेड यानी मेंस्ट्रुएशन जो है, इसका भी होना जरूरी है, ताकि वहाँ की यानी यूट्रस की सफाई हो जाए, ठीक है। अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो वहाँ पे उसकी सफाई हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी हमें समझ में आ गया कि भाई मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। और उसके बाद ये भी एक पॉइंट समझ में आ गया कि यदि अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होती है। भाई मेंस्ट्रुएशन इस वजह से नहीं होती, यदि अगर प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब ये कि यहाँ पे वो जाइगोट के साथ फर्टिलाइज कर जाए, मतलब जाइगोट बन जाए, वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर जाए ओवम, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे जो जितनी भी लाइनिंग होती है ना, जो यूट्रस ने पहले से ही अपनी तैयारी की हुई होती है, तो वो सभी लाइनिंग जो है वो आकर के ओवम यहाँ पे इसकी यूट्रस की वॉल में धंस जाता है, ठीक है, पूरा अंदर को धस जाता है। वो उसको रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या होता है। और शायद आगे की जो चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले उसमें भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें, ब्रीफली पढ़ेंगे। तो वहाँ पे वो सभी उसको प्रोवाइड करती है और एक मेल बेबी या फीमेल बेबी बन करके बर्थ लेता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा मेंस्ट्रुएशन का। चलिए ये तो हो गया पूरा पॉइंट। अब चलते हैं, द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस आफ्टर 28 डेज। जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगी वो एक मेंस्ट्रुएशन हो गई, उसके बाद जो दूसरा मेंस्ट्रुएशन होगा वो होगा 28 डेज के बाद। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ विद इन द पीरियड, ठीक है, अगर उस पीरियड में यानी कि उस मंथ में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा वो 28 दिन के बाद होगा। द फिगर्स शो द वेरियस चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एक फिगर आपको भी दिखाया गया था, एंड एज एडोलेसेंट गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनॉर्क, ठीक है। तो एक एडोलेसेंट गर्ल जो होती है उसका जो पहला मेंस्ट्रुएशन हो गया उसको हम बोलते हैं मेनॉर्क।
एंड यूजुअली अकर्स बिटवीन 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये ज़्यादा किस एज में होगी, 10 से लेकर के जो हमारा जो एरिया है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको 12 प्लस हाफ यानी कि 12.5 साल की एज में उनको स्टार्ट होता है, फर्स्ट उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। जनरली मैं बता रही हूँ, वरना और भी बहुत सारे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना, जिस स्टेट में ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे उतनी जल्दी होता है, और जहाँ पे थोड़ा कोल्ड वार्म रहता है, वो कोल्ड ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पे लेट से होता है। तो ये एक उसकी भी बात है, एनवायरमेंट की भी बात है, वहाँ के एटमॉस्फेयर की भी बात है। हर स्टेट की लड़कियाँ अलग अलग टाइम पे वो होती हैं, मतलब उनको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है। एज अ वुमेन ग्रोज ओल्डर, हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड हैव अ बेबी डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे जो औरतें होती हैं वो बड़ी होती हैं, मतलब उनकी एज होती है, तो क्या होता है कि उनकी एबिलिटी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती रहती है, और उनकी बेबी जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। उनको हर मेंस्ट्रुएशन इवेंचुअली स्टॉप्स, और एक टाइम ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स हो जाता है, बंद हो जाता है। अच्छा देखिए, दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको मेनोपॉज कहा जाता है, एंड यूजुअली हैपेंस बिटवीन 45 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज। और इसकी ये कब होता है, तो ये 55 से, मतलब 45 से लेकर के 55 ईयर के बीच में होगा। जब जो एक लेडी है वो 45 से 55 साल के बीच में होगी तो उसको मेनोपॉज हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये मेनोपॉज हुआ कैसे, ये भी सोचने वाली बात है ना, कि भाई मेनार्क हो गया, उसके बाद पहला हो गया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन, एक टाइम के बाद ये बंद क्यों हो जाते हैं। देखिए, बंद इस वजह से हो जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि जब एक फीमेल बेबी बर्थ लेती है ना, तो जो ये उसकी ओवरीज होती हैं, दोनों ओवरीज, उसमें 60,000 to 80,000 उसमें फॉलिकल्स होते हैं। मतलब वो फॉलिकल्स बाद में ओवम बनते हैं। तो वो फॉलिकल्स क्या होते हैं, जो हर महीने जब एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, तो हर मंथ जो है बहुत सारे फॉलिकल्स निकलते हैं इस ओवरी से, ठीक है। बहुत सारे फॉलिकल्स निकलते हैं, उनमें से एक फॉलिकल मैच्योर होता है, जो निकल करके यहाँ पे आता है। तो अब बताइए, जब हर महीने बहुत सारे फॉलिकल्स निकलते रहेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक टाइम होगा कि ओवरीज बिल्कुल खाली हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी। जब ओवरीज खाली हो जाएंगे तो ना यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ना ओवम निकलेगा, ना वो यहाँ पे पहुंचेगा, ना बेबी जो है, ना स्पर्म अगरचे पहुंचता रहेगा इसके पास, लेकिन स्पर्म को भी फर्टिलाइज होने के लिए एक ओवम चाहिए ना। तो जब यहाँ से ओवम ही नहीं निकलेगा तो स्पर्म जो है वो कहाँ से फर्टिलाइज होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक टाइम होता है कि ना ओवम निकलता है और ना ही यूट्रस अपने आप को तैयार करता है, और बस ये फिर जो है मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। तो मेनोपॉज का यही कारण है कि जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर से सारी फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो एक वुमेन है वो 45 to 55 की एज में जो है वो बेबी को जन्म नहीं देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी एज में भी किसी बेबी को जन्म देती, तो हो सकता है कि उनके ओवरी में कहीं कोई एक रह गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, तो ऐसा बहुत सारी ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी पॉइंट्स थे, क्यों होता है, कैसे होता है, और जिसकी जो इसके ताल्लुक से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको जहन में कोई बात आती है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं इमोशनल चेंजेस की तरफ। की जब एक एडोलेसेंट्स बच्चे जो होते हैं, जब कोई बच्चा एडोलेसेंट हो जाता है तो वो उसके अंदर क्या क्या इमोशनल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस तो हमने देख लिया कि भाई उसकी जो हम लोग सामने देख रहे हैं कि क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो तो हमने देख लिया क्लियरली। अब देखते हैं इमोशनल चेंजेस कैसे होते हैं। अ पर्सन में आल्सो एक्सपीरियंस वेरियस इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो उसको बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। क्या, ड्यू टू एन इंक्रीज द हार्मोनल लेवल, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी में अकर। चूँकि उस टाइम हार्मोनल लेवल काफ़ी इंक्रीज रहता है, तो जो हमारा मूड है वो काफ़ी स्विंग भी करते रहता है, और काफ़ी one may become conscious of the changes occurring in one's body and feel awkward and embarrassed। यानी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी बॉडी में चेंजेस को देख करके काफ़ी अवेयर हो जाते हैं, काफ़ी सचेत हो जाते हैं, और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं ना, एम्बेरस फील करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज वन में आल्सो डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको अपोजिट सेक्स, या लाइक अगर वो मेल हैं तो उनको फीमेल से अट्रैक्शन होगी, अगर फीमेल है तो मेल से ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। इस टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में, प्यूबर्टी इज आल्सो द फेज ड्यूरिंग विच हैज़
विच वन हेल्थ a great capacity to learn and one ways of thinking matures। बहुत सारे बच्चे जो हैं उस टाइम पे बहुत सारी उनको अच्छी बातें सीखने को उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि भाई वो अच्छी अच्छी बातें सीखें, बहुत सारे, और उनकी जो थिंकिंग होती है, जो उनकी सोच होती है, वो काफ़ी मेच्योर भी हो जाती है। एडोलेसेंट्स बिगिन टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड लर्न टू मेक देयर ओन डिसीजंस। बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट कर देते हैं और अपने डिसीजन भी लेते हैं। दे ऑफन टेंड टू गेट कंफ्यूज, और ऐसा भी होता है कि बास टाइम वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, ऑल दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ये सारी चीजें जो है नॉर्मल है, ये हर एडोलेसेंट्स के साथ होता है। ठीक है, तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये कुछ हो रहा हूँ। तो अगर कभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपने किसी बड़े से उनको शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी आपके साथ चेंजेस आ रही हो, या कभी कोई ऐसे डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके जो प्यारे हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आप उसे शेयर कीजिए। अपने बड़े भाई से, किसी अपने अच्छे से दोस्त से जो आपका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हो, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छे ही मशवरे देगा। ठीक है, चलिए, रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो अब हार्मोन्स का रोल देख लेते हैं कि भाई प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोन्स है काफी इंक्रीज कर लेते हैं, कर जाते हैं, तो उनका क्या क्या रोल है। द चेंजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन। जितनी भी चेंजेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, चाहे वो हार्मोनल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल चेंजेस हो, ये सभी के सभी किससे आते हैं, तो हार्मोन्स की वजह से, है ना। जितने भी चेंजेस होते हैं, लाइक फिर अच्छा महसूस करना, खुश रहना, एम्बेरस फील करना, ये सारी चीजें प्यूबर्टी के टाइम में ज्यादा हो जाती है ना। खास तौर पे जो एम्बेरस फील करते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उनको शर्मिंदगी सी होती है, ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, अपोजिट सेक्स के थ्रू उनको अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से होती है। इन गर्ल्स अ हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो गर्ल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, उससे वो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है। देख रहे हैं ग्लैंड कहाँ है और निकल कहाँ से रहा है हार्मोन, ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि वो प्रोड्यूस करे किसको, फीमेल सेक्स हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स। तो ईस्ट्रोजन जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई वो ओवा को, यानी कि ओवम को, ओवा प्लूरल हो गया आपका, सिंगुलर ओवम, कि ओवम को प्रोडक्ट मतलब उसको उसकी प्रोडक्शन करे, उसको प्रोड्यूस करे, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना गर्ल्स में, कि उनकी ब्रेस्ट डेवलप होना, हेयर्स का निकलना, वॉइस का चेंज हो जाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको वो डेवलप करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, अगर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गर्ल्स में, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई बॉयज में, ये गर्ल्स में? तो सेकेंडरी तो हमने उन्हें पढ़ लिया कि सेकेंडरी में ऐसा होता है कि वॉइस चेंज हो जाती है, और गर्ल्स में उनके उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, उनमें बॉडी शेप की चेंजिंग होती है, वॉइस में चेंजिंग होती है, और भी बॉडी शेप चेंज होती है, हाइट चेंज होती है, ये सभी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख, मतलब अपने खुद फील कर सकते हैं, लाइक जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं उनका डेवलप होना। ठीक है, ये सारी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। कंप्लीटली डेवलप हो जाना, मतलब जैसे मेल में पेनिस एंड, और जो फीमेल है उनमें ओवरीज का अच्छे से डेवलप हो जाना पूरी, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, इन बॉयज अ हार्मोन रिलीज बाय द pituitary gland stimulates the testes to produce the male sex hormone testosterone। जो बॉयज हैं उनमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करे, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, कि टेस्टोस्टेरोन से जो है स्पर्म सेल प्रोड्यूस होते हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉयज में, कि फेशियल हेयर डेवलप होना, वो बहुत सारे, तो वो उनको डेवलप करे। ओके, let's remember fill in the blanks with the correct words। insulin regulate the blood sugar level, एड्रेनालिन हेल्प्स इन डिफेंस ऑफ द बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इनको आपको दिया गया है, ये सारे हार्मोन्स हैं। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ईस्ट्रोजन कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, एंड टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मैन। नेम द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बताइए, अभी मैं बोलती जा रही हूँ मास्टर ग्लैंड किसे बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक हार्मोन का नाम बताइए, TSH या PGH।
नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट्स द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन। विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। व्हाट इज द एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स इन एडोलेसेंट्स मेल्स कॉल्ड? एडम एप्पल। और एडम एप्पल क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। आपको ज्यादा थोड़ा सा और सर्च करना है तो आप जा करके सर्च भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट से पहला वाला जो टॉपिक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनल हाइजीन। अब एडोलेसेंट है एक बच्चा, तो उसको क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि देखिए ऐसे टाइम पे बहुत सारी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हमारे इमोशनल चेंज हो रहे हैं, हमारे बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ उठना बैठना भी थोड़ा चेंज हो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए और हमारे जो अंदर के हार्मोन्स है उनमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, ऐसे टाइम पे अच्छी से अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एक एडोलेसेंट को, adolescent there is a rapid physical and mental growth, and as a result the nutritional requirements of the body increase tremendously, ठीक है। क्योंकि इस टाइम एडोलेसेंस के टाइम में क्या है कि फिजिकल भी तेजी से ग्रोथ हो रही है हमारी, और मेंटली भी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा, काफी हद तक की उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, यानी अच्छे से अच्छी डाइट चाहिए होती है। इट इज therefore important to have a balanced diet at this stage, और इसी वजह से इस स्टेज में बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। Consuming too much junk food should be avoided as these are deficient important nutrients such as protein, vitamins and minerals। तो ऐसे टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करोगे, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बाहर की चीजें खाओगे, तो आपके अंदर क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन हो गई, वाइटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए, तो इनके आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। और जब इनकी कमी होती है तो आप देख सकते हैं कि जब ऐसे इस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हेल्दी हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को हमेशा के लिए अनहेल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। जो आपकी एज है ना, अभी आप 8 क्लास में है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 13-14 ईयर की होगी। तो आपको ऐसे टाइम पे ज्यादा जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है, उल्टी सीधी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए, घर का खाना कीजिए, खाइए जो मम्मी बनाती है। मम्मी को बोलिए कि आप के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाए ना, और खुद भी बनाइए। आप खुद भी इंसान को करना चाहिए। लॉकडाउन का टाइम में घर पे ही रहते हैं तो खुद भी जा करके बहुत सारी रेसिपीज बताई जाती हैं आपको इसमें यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से बताती है। तो आप उनसे भी चेक कर सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स, ठीक है। तो एडोलेसेंट्स को भाई ग्रीन लीफी जो हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उनको लेना चाहिए। सिंस गर्ल्स स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग एट दिस स्टेज दे नीड टू कंज्यूम फूड रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। चूंकि जो गर्ल्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, और मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, आपका ब्लड कम होता है, ठीक है। ब्लड कम होता है क्योंकि भाई ब्लड ही तो निकल रहा है ना। जो लेयर जो है, जो यूट्रस की जो लेयर्स हैं, जो उन्होंने बनाई, यूट्रस ने जो लाइनिंग बनाई है, लाइनिंग जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्या है, जब वो ब्रेक होती है तो वो ब्लड ही तो निकलता है ना हमारे उससे। तो ब्लड की वजह से बहुत सारी चीजें भी निकल जा रही हैं, बहुत सारी जैसे आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, जिंक की। तो बहुत सारी जो गर्ल्स होती है उनके पैरों में, हाथों में दर्द हो जाता है, बहुत सारी मतलब उनको परेशानी हो जाती है। तो उनको चाहिए कि वो आयरन और कैल्शियम, जिंक जैसे जो फूड होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि भाई आप 12 से 13 ईयर की एज में हो तो आपको कितनी कैलोरीज पर डे खानी चाहिए, और जो अगर 14 से इतनी है तो आपको इतना खाना चाहिए, और 19 से 24 हो तो आपको इतनी खानी चाहिए, ओके। पर्सनल हाइजीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के टाइम पे आपको पर्सनल हाइजीन करना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये है कि आपको अपना ख्याल रखना, अपनी सफाई वगैरह करना बहुत जरूरी है। स्वेटिंग में भी बिकम अ मेजर प्रॉब्लम एट दिस स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि स्वेटिंग आती है, मतलब पसीना बहुत ज्यादा आता है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन स्वेट एंड कोज ऑडर। तो अगर हम लोगों ने बात नहीं किया तो बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्वेट में बहुत ज्यादा रेपिडली वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, रोजाना बात नहीं लेंगे, तो वो हमारे जो पसीने हैं उसमें बदबू आने स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपके बराबर में, आप किसी के बराबर में नहीं बैठ सकते और आपके बराबर में कोई नहीं बैठ सकता, ओके। वन कैन मैनेज दीज ऑर्डर्स बाय बाथिंग डेली एंड वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। तो आपको क्या करना है, डेली बात लेना है, मतलब डेली बात करना है, रोजाना नहाना है, साथ साथ साफ सुथरे कपड़े पहने। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े वापस उतार के बात लेकर के वापस वही पहन लेना, नहीं,
साफ सुथरे कपड़े पहने। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जेनिटल एरियाज क्लीन। और साथ साथ ये भी है कि आपके चूंकि जेनिटल एरियाज जो हैं उनमें हेयर्स डेवलप होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, तो उस एरिया को भी क्लीन रखना जरूरी है। जिस तरीके से आपके सभी ऑर्गन्स साफ है, जिस तरीके से आप अपना फेस साफ रखते हैं, क्योंकि आप फेस इस वजह से साफ रखते हैं क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, है ना, एकदम फेस को आप क्लियर रखते हैं। और अगर एक गर्ल है तो वो तो अपने मतलब फेस ही पे अपने सारे एक्सपीरियंस करती है, अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है। इसी तरीके से आपको बॉडी के अपने हर ऑर्गन को, चाहे वो छुपे हुए हो चाहे वो जाहिर हो, ठीक है, सबको साफ रखना जरूरी है। स्पेशली जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं आप उनको साफ रखिए, क्योंकि अगर आप इनको साफ नहीं रखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना बहुत तेजी से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, चूंकि वो छुपे हुए हैं आपकी कपड़े से ढके हुए हैं। तो वो उससे क्या होता है कि वहाँ पे सही से आपकी ना तो हवा पहुँच रही है, ना ही जिस तरीके से आपके फेस पे सारी चीज़ें पहुँचती, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे गंदगी जल्दी से डेवलप होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, बाद में रेशेज हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको चाहिए कि उस एरियाज को भी आप साफ रखें। गर्ल्स शुड बी अवेयर ऑफ सप्लाईज सच एज सैनिटरी पैड्स एंड टेम्पोन्स एंड देयर यूजिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जो गर्ल्स हैं उनको चाहिए कि वो सैनिटरी पैड्स, टेम्पोन्स वगैरह का जब मेंस्ट्रुएशन हो तो उस टाइम उनको यूज़ करें, और उनको यूज़ करें ढंग से करें, क्योंकि उनको यूज़ करने का भी एक सिस्टम होता है, पूरा तरीका आता है, पूरा प्रोसेस आता है। तो आप उनको, गर्ल्स को चाहिए कि उनको अच्छे से वीडियोस वगैरह देख करके उनको अच्छे से यूज करें। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट्स आर अफेक्टेड बाय एक्ने और पिंपल्स। बहुत सारे बच्चे जिनको एक्ने हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और जाकर के पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ लगाने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो बाद में और ज्यादा हो जाती है, तो उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये आप एडोलसेंट्स स्टेज में है तो आपको हो गई। वन शुड वॉश द फेस विद अ माइल्ड नॉन ऑयली सोप टू कीप इट क्लीन। ठीक है, आपके पास जो भी अपना फेस वॉश यूज कर रहे हैं, नीम का फेस वॉश यूज किया जाता है, हम तो ये यूज करते हैं, आप लोग जो भी यूज कर रहे हैं तो आप उससे अपना फेस साफ कर सकते हैं। इट्स सम केस एक्ने में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। और लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा निकल गए हैं और बहुत अजीब लग रहे हैं, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो चाहिए कि आप जाकर के किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। एडिक्टिव सब्सटेंस ड्रग अब्यूज एंड एड्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में, खासतौर पे लॉकडाउन में, ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। लोग ड्रग्स से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगे हैं, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, तो लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। बच्चे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं छोटे छोटे बच्चों को। जब मैं 12th क्लास में थी और मैं जब कोचिंग जाती थी, तो जब मेरे को लेट हो जाता था शाम में, तो मैं खुद देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथ में पॉलीथीन्स हैं, और वो पॉलीथीन्स को पता नहीं क्या वो उसमें सूंघते रहते हैं, कौन सा नशा होता है, मतलब आई डोंट नो किस टाइप के, मतलब कौन इनको देता है और क्या बच्चों को कहाँ से ये चीज़ें लग जाती है। और एडोलेसेंट्स, मतलब बच्चों की एज कुछ नहीं, वो ज़्यादा 12 के, 13 के, 14 के, इस एज के बच्चे। तो इस टाइम पे, यानी एडोलेसेंट के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो आपको आदतें लग जाती हैं, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, और उनको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। खासतौर पे जो एडिक्टिव चीज़ हो जाती है, जो आपको, अल्कोहल तो बच्चे नहीं लेते, लेकिन बच्चे वो उल्टी सीधी चीज़ें, सिगरेट स्टार्ट कर, जैसे कि आप खुद देख रहे हैं ये बच्चे जो हैं कैसे, कहाँ पे, कितनी गंदी जगह पे, कितनी नाली है वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। और ये बच्चे बेचारे, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं ना, मुंबई के जो कौन से एरियाज, क्या कहते हैं उनको, ये स्लम एरियाज में, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप के बच्चे होते हैं, वो बेचारे इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन आप कहीं के भी बच्चे हों, वैसे तो ये बच्चे स्लम एरियाज के दिख रहे हैं शायद, लेकिन कहीं के भी बच्चे हों, वो उनको आदतें लग ही जाती अगर उनकी सोहबत अच्छी ना हो। सब्सटेंस अब्यूज इज अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग एडोलेसेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन प्रॉब्लम है। अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला आर सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू अ पर्सन्स हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें, गुटखा, पान मसाला, ये सारी जो है एक पर्सन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। बट व्हेन कंज्यूम रेगुलरली दे आल्सो बिकम हाईली एडिक्टिव। लेकिन जब हम लोग इसको रेगुलरली कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस इन द यूजर। और ड्रग्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि जो इंसान उसको ले रहा है तो उसकी
फिजिकली चेंजेस उसके अंदर से आएगी, मतलब चेंज होगी, मेंटल उसका चेंज हो जाएगा, बिहेवियरली वो अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस महसूस करेगा, और उसकी जो इमोशनल है, इमोशनल चेंजेस भी उसके अंदर आते हैं। यूज ऑफ द ड्रग्स फॉर पर्पज अदर देन मेडिसिनल यूज इज कॉल्ड द ड्रग एब्यूज। अगर हम लोग इसको मेडिसिनल यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि मेडिकल में भी इसका यूज होता है बराबर से, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जैसे नींद की गोलियाँ खा रहे हैं या और भी दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं, में ड्रग का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट को आराम मिले, उसको उसका जो उसका माइंड है वो रेस्ट में चला जाए, तो वहाँ पे ड्रग का यूज़ होता है। लेकिन अगर उसको मेडिसिनल पर्पज़ के अलावा अगर उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको हम ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो कि हमें, जो नशावर दवाइयाँ जिसे हम बोलते हैं ना, तो अगर उनको लिया जाए तो उनको कहते हैं ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ हार्म्स द बॉडी सीरियसली। जो ड्रग एब्यूज़ होती है, जिन लोगों के ड्रग्स को लेने की आदत हो जाती है, गोलियाँ, इंजेक्शन और पता नहीं किस किस जरिए से ड्रग्स लिए जाते हैं, सूंघा जाता है, और वो बुक्स होती हैं, बुक्स को खोल करके उनमें ड्रग होती है, अफीम वगैरह, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म करती है। वन अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, ही शी डेवलप्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन देम। ठीक है, अगर किसी बंदे ने या बंदी ने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है कि वो फिजिकली उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, और साथ साथ ये कि वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि अगर आप उनको ना दो ना तो वो मतलब अजीब पागल टाइप के हो जाते हैं। देखा होगा आपने, वीडियोस देख लीजिएगा इंटरनेट पे जाकर के कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, अगर उनको ना दी जाए, एक दिन गोलियां नहीं दी जाए या इनको इंजेक्शन ना लगाया जाए, तो उनकी हालत अजीब हो जाती है, मतलब रहम लायक हो जाते हैं वो। दिस डिपेंडेंस कॉमनली टर्म इज एडिक्शन, तो हम इसको एडिक्शन बोलते हैं। मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग ये चाहें कि भाई हम इनको स्टॉप कर दे दें, अब हम नहीं लेंगे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बड़ी बड़ी बहुत सारे कंपनीज बनाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इस टाइप के लिए वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्क करते हैं कि भाई जो अपने आप को इन ड्रग से आज़ाद करना चाहते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं। नफ्सियाती डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल उनकी सही की जाती है, उनसे बातें की जाती हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में, उनको अल्टरनेट चीज़ों में उनको मतलब मसरूफ़ कर दिया जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदतें छूट जाती है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू से नो ड्रग्स एंड अवॉइड देन ओ एट ऑल कॉस्ट। तो भाई चाहिए कि भाई कोई ड्रग नहीं होनी चाहिए, कोकेन एंड मैरिजुआना एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, चलिए अब ये देख लिए, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लगाए हुए हैं जो कि ड्रग को कंज्यूम करने से होते हैं। क्या होता है? चेंजेस इन एपेटाइट, स्लीपनेस और इंसोम्निया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। तो ये देखिए कुछ जो चेंजेस आते हैं, जो लोग ड्रग बराबर से ले रहे हैं, जिनको एडेप्टिव है ना, जो लोग इस चीज़ के एडेप्टिव है, तो उनमें क्या होगा, उनको नींद आएगी, उनकी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच, उनको बोलने में काफ़ी परेशानी होगी। ऐसा है कि मतलब वो कोई भी एक जो सेंटेंस है ना उसको कंप्लीटली नहीं बोल पाएंगे, उनका दिमाग पता नहीं कहाँ रहेगा। चेंजेस इन cognitive ability, a temporary sense of euphoria and loss of coordination, depression, anxiety, panic disorders, increased aggression, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उनको, inability to cease using a drug, relationship problems, उनकी जो रिलेशनशिप होंगे, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो उनकी पार्टनर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी, झगड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। आप लोग देखते ही हो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो घरों में आकर के किस कदर का हंगामा करते हैं, पता नहीं, खुदा बचाए हम सबको। पुअर वर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस है नहीं, जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस है, अगर वो बच्चे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, कोई भी है, तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे बाधा आएगी, उनको सही से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, दिमाग उनका कहीं और रहेगा। डिफिकल्टी मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होगी। नोटिसेबल चेंजेस इन अपीयरेंस सच एज एक्सट्रीम वेट लॉस। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको जो दिखेगी वो क्या है कि अचानक से उनका वेट जो है एकदम लॉस कर जाएगा। इंक्रीज impulsivity and risk taking behaviors, और साथ साथ इंटरेस्ट इन फॉर्मली एंजॉयबल एक्टिविटीज, यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मली एंजॉयबल एक्टिविटीज की। अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज है जैसे कि भाई बाहर खेलना कूदना है ऐसे, तो वैसे बच्चे जो है ना वो आपको अलग थलग दिखेंगे, सारे बच्चे एक तरफ दिखेंगे। वो वैसे बच्चे जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको एकदम खामोश दिखेंगे, चुपचाप, वो अपना कुछ भी नहीं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, क्लास के सबसे एंड में बैठे हुए हैं। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास के एंड में जो बच्चे बैठते हैं तो वो ड्रग ही कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड में अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है, अगर आपको शक हो रहा है इसके ऊपर कि ये कहीं ना कहीं गलत राह पे जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बचाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। पीपल हु यूज ड्रग्स आर आल्सो एट रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद HIV। जो लोग ड्रग को यूज मतलब जो लोग ड्रग के एडिक्टिव हो जाते हैं,
तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यानी उनकी बॉडी इस चीज़ के HIV वायरस के इन्फेक्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है। HIV वायरस जानते हैं आप लोग किसका वायरस होता है? एड्स का वायरस होता है, द डेडली वायरस दैट कॉजेज एड्स। और ये ऐसा वायरस होता है कि इंसान की मतलब मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है। और एड्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताएंगे एड्स का वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ठीक है। और साथ साथ इसका जो साइन होता है, ये जिसे हम बोल सकते हैं, ये होती है रेड रिबन, ठीक है, ऐसे होती है। ये क्या बता रही थी मैं आपको कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर एड्स की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाते हैं। और एक बार अगर किसी को एड्स हो गया, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून किसे कहते हैं? इम्यून डिफिशियंसी का मतलब जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो खत्म हो जाना। सिंड्रोम का मतलब बीमारी होती है। तो यानी कि इम्यूनिटी, जो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर क्षमता आती है कि भाई आपके बॉडी जो है वो जितने भी वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई पैथोजन अटैक करता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके लिए उसके खिलाफ लड़ती है और आप जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो जब एड्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो एड्स के जो वायरस होते हैं ना, वो डायरेक्टली जा करके आपकी जहाँ पे इम्यूनिटी पावर है उसी को ही खत्म कर देती है। और एक टाइम ऐसा होता है इंसान इतना कमजोर इतना वीकनेस इतनी ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो बेचारा, उसकी सारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, वो एक टाइम मर जाता है। Okay, this virus can be spread by sharing syringes used for injecting some drugs into the body, ठीक है। और ये जो बीमारी है ये किस तरह फैलती है? तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, तो वो उनके लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग ड्रग किस तरह लेते हैं? बहुत सारे लोग टैबलेट खाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं, है ना, मतलब सूंघ करके वो अपने नशा पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेते हैं। और जहाँ पे चूंकि ये सारी चीज़ें इलीगल है, तो जहाँ पे भी ये चीज़ दी जाती है इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्ट जो किया जाता है बॉडी में, तो वहाँ बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं और एक ही इंजेक्शन से, एक ही सिरिंज से सभी को ड्रग घुसाई जाती है सबकी बॉडी में। अब बताइए, अगर उनमें से कोई एक भी पर्सन जो एड्स से पीड़ित है, उसको एड्स है, तो अगर उसी का इंजेक्शन निकाल करके उसकी बॉडी से आप किसी दूसरे ऐसे बंदे को, जिसकी जो हेल्दी पर्सन है, उसकी बॉडी में लगा दिया जाएगा, तो वो वायरस उसकी बॉडी से उसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो लोग ड्रग लेते हैं, ड्रग्स के एडिक्टिव हो जाते हैं, तो उनके अंदर HIV वायरस के इन्फेक्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह फैलता भी है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उन्हीं को ही वायरस, एड्स का वायरस होता है। जो लोग सेक्सुअल कांटेक्ट में है बहुत सारे लोगों के साथ, तो उनसे भी हो सकता है कि किसी एक बंदे को सेक्सुअल वो हो, ड्रग एड्स की बीमारी हो, तो HIV वायरस उससे उसमें फैल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके ट्रांसमिट होने के हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंजेक्शन के जरिए से भी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो एड्स से पीड़ित है, तो उसका जो बेबी होगा तो उसको भी 99% चांस हैं कि वो भी एड्स से ही पीड़ित होगा। उसके साथ साथ अगर ब्लड ट्रांसमिशन हो तो और उस ब्लड में HIV वायरस है तो भी हो सकता है। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, कि बहुत सारे लोग अपनी किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उससे भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये यहाँ पे क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में है, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनसे भी एड्स की बीमारी फैल जाती है, ठीक है। और HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड, और HIV नहीं फैलता है किस से नहीं, कि भाई अगर आप किसी जो एड्स से पीड़ित है पर्सन, अगर आप उसके साथ खा पी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी हो जाएगी, नहीं। अगर कोई इन्फेक्टेड बाइट है, यानी कि उसको किसी मच्छर ने काटा है, अगर वो मच्छर आपको काट लेगा तो उससे भी नहीं फैलेगा। इसके साथ ये कि अगर आप किसी उससे टच हो रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं तो भी नहीं, अगर आपने उसके कपड़े पहन लिए तो भी नहीं, ना ही उसकी स्टूल से फैलेगा। फैलते किस तरह हैं, तो आपको बता दिया गया है कि भाई HIV इस तरीके से फैलते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई जब HIV वायरस हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि भाई फीवर होगा, उसका वेट लॉस हो जाएगा। सबसे बड़ा जो उसका सिम्टम है वो क्या है, एक तो उस बंदे को हल्का हल्का फीवर रहेगा और वेट का एकदम से ड्रास्टिकली वेट उसका लॉस हो जाएगा, इतना बंदा एकदम पतला होता चला जाएगा,
ठीक है। उसके बाद उसको जो है सोर्स हो गया, थ्रश होगा और हेडेक रहेगा उसको। उसके बाद ये लिम्फ नोड्स यहाँ पे बन जाएंगे, स्किन में रेशेस आ जाएंगे, नोजिया रहेगी, वोमिटिंग रहेगी उसको, और उसका लीवर और स्प्लीन इलाज कर जाएगा। मसल्स जो होंगे वो आपके उसको माइल्गिया नाम कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इसोफेगस में सोर्स हो जाएंगे, यहाँ पे उसको खाने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें एड्स की सिम्टम। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 7th क्लास पढ़ा चुकी हूँ। साथ साथ जो 8th क्लास में है उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।